Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th new NCERT of social science, exploring society, India and beyond. So इसमें हम theme A, India and the world, land and the people, geography वाला जो part है उसके chapters देख रहे हैं. Chapter 1 पूरा हमारा cover हो चुका है. Chapter 2 जो theme A का है उसका part 1 already हम देख चुके हैं. आज इस वीडियो में हम part 2 के थ्रू इस chapter को पूरा complete करने वाले हैं. So चलिए, अगर अभी तक आपने previous videos नहीं देखी हैं so please go through the links given in the description box. So चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो पहले अभी तक जो हमने देखा है उसका हमने लास्ट में समरी भी देखा था, प्रीवियस वीडियोस में भी. यहाँ पर भी एक बार समराइज कर लेते हैं. हमने वेदर के बारे में पढ़ा था कि इट इज अ स्टेट ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर उस समय में क्या मौसम हो रहा है उसको हम वेदर कहते हैं. एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड अर्थ. और एटमॉस्फेयर एक लेयर होती है अर्थ के ऊपर, इस तरीके से एक लेयर्स होती हैं जो अर्थ को सराउंड करती है और ये गैसेस से बनी होती हैं. ठीक है, फिर हमने देखा था वेदर और क्लाइमेट के बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना, कि क्लाइमेट क्या है, बहुत समय का, डेकेड्स यानी 10 साल 20 साल इस तरीके से लंबे समय का जब हम वेदर का एवरेज लेते हैं किसी जगह का तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं, है ना. फिर हमने देखा था एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वेदर के, जैसे टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था. प्रेसिपिटेशन यानी जो बारिश होती है किसी भी फॉर्म में जब आसमान से पानी गिरता है, जैसे रेन, स्नो, स्लीट, हेल, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एयर का वेट है हमारे ऊपर अबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं और इसको नापने के लिए बैरोमीटर होता है. 2 और एलिमेंट्स रह गए हैं, डी वाला विंड और ई वाला ह्यूमिडिटी. इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विंड के साथ. सो फोर्थ हमारा जो एलिमेंट है वेदर का वो है विंड. So let us just start. Wind is the movement of air from areas of high pressure to areas of low pressure. High pressure से लो प्रेशर की तरफ जो एयर बहती है, एयर का फ्लो होता है, उसे हम विंड कहते हैं. ओके, सो मूवमेंट ऑफ एयर, हवा ऐसे है तो उसको हम विंड नहीं कहेंगे. नॉर्मल हवा अगर वो बह रही है, मूव कर रही है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. ओके, विंड की स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. स्पीड एंड डायरेक्शन आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन वी डिस्क्राइब द विंड. मतलब विंड जो है, हवा जो है जब बहेगी तो किसी न किसी तरफ से बह रही है, राइट. और मतलब एक कोई दिशा है जिधर की तरफ से वो बह रही है, फ्लो हो रही है, और उसकी कुछ स्पीड भी होगी, है ना. जैसे इस तरफ को हवा बह रही है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, सो वेस्ट साइड से बह रही है उसे वेस्टर्लीज बोलेंगे, है ना. ईस्ट से बह रही है तो ईस्टर्लीज बोलेंगे. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. सो विंड का एक डायरेक्शन भी होता है और विंड की स्पीड भी होती है, राइट. ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. विंड की स्पीड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है. 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसे हम विंड को डिस्क्राइब करते वक्त यूज करते हैं. नाउ विंड इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर. वेदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विंड. इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग. इसकी जो स्पीड है, डायरेक्शन है, यही वेदर फोरकास्ट करने में, किसी जगह का वेदर कैसा होने वाला है वो फोरकास्ट करने में, पहले से अनुमान लगाने में भी मदद मिलती है. बिसाइड्स एयर पायलट्स एंड सेलर्स नीड टू अवेयर ऑफ द विंड डेटा. अब पायलट्स हैं या सेलर्स हैं जो नाविक हैं, नाव चलाते हैं, सो उनको भी विंड के बारे में पता होना चाहिए. एज द विंड हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन फ्लाइंग और सेलिंग. अब प्लेन उड़ रहा है तो अगर हवा वहां पर किस तरीके की है, बहुत तेज है या स्लो है, अगर समुद्र में नाव सेल कर रहे हैं ना, शिप है, वो कितनी स्पीड से जाएगा, अगर समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा ऊंची हो रही हैं हवा की वजह से या किसी कारण से, तो ये सब पता होना चाहिए नाविक को कि क्या इंसिडेंट हो सकते हैं. सो फार्मर्स ऑल्सो यूज द विंड डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट वेयर रेन माइट कम फ्रॉम. फार्मर्स जो किसान होते हैं वो भी विंड से अनुमान लगाते हैं कि इस तरीके की हवा है तो बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है. ठीक. ऑल्सो अ ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज सॉइल टू ड्राई फास्टर. और बहुत तेज अगर हवा चल रही है तो मिट्टी जो है तुरंत सूख जाती है. सो हाउ डू वी मेजर दिस डायरेक्शन एंड स्पीड. अब जैसे मैंने आपको बताया कि एयर प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर होता है, सो उस तरीके से विंड की स्पीड या डायरेक्शन को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता होगा. सो वही यहाँ पे दिया हुआ है. अ विंड वेन क्या होता है, अ विंड वेन, ये आप नाम याद कर सकते हैं. आगे मैं अभी वीडियो में भी दिखाऊंगी कैसे वर्क करता है. अ विंड वेन या वेदर वेन भी बोलते हैं. इसकी रोटेटिंग आर्म्स होती हैं जो रोटेट करती रहती हैं विद अ पॉइंटर एट वन एंड एंड अ टेल एट द अदर. उसमें एक तरफ तो पॉइंटर होता है और एक तरफ टेल होती है, इस तरीके से. ठीक है, वो मैं दिखाऊंगी अभी. When the wind blows, the tail is pushed and the pointer turns in the direction of wind. अभी जो पॉइंटर है
जैसे ही हवा बहती है ना, तो ये उस तरफ को मुड़ जाता है जिधर की तरफ जो विंड है वो बह रही है ना, हवा की डायरेक्शन की तरफ। और इट रिस्पॉन्ड्स इवन टू लाइट ब्रीज, थोड़ी हल्की भी हवा बहती है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है तो भी ये रिस्पॉन्ड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो ये देखिए इमेज में, इसको भी मैं वीडियो फॉर्म में भी दिखाऊंगी आपको, है ना, इस तरीके का होता है, ये देखिए, राइट। सो दिस विंड वेन ऑन द टैमेक इज कॉल्ड अ विंड सॉक, इसे विंड सॉक भी कहते हैं। इट गिव्स पायलट एंड इंडिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये पायलट्स को इंडिकेशन देते हैं, बताते हैं कि विंड का डायरेक्शन क्या है ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जब फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है या लैंड हो रही है उस वक्त विंड का डायरेक्शन पता होना जरूरी होता है। सिमिलर सॉक्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज दैट रिलीज ऐश और गैसेस, जिस इंडस्ट्री में ऐश यानी धुआं निकल रहा है, राख है, गैसेस हैं, सो इसमें बहुत काम आता है। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज एनीमोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्पीड और जो डायरेक्शन है वो नाप सकते हैं, ठीक है, एनीमोमीटर। इट हैज 3 और 4 मेटल कप्स, इस तरीके का। ये तो हमारा हो गया विंड वेन और ये हो गया एनीमोमीटर, ठीक है। तो इसमें 3 इस तरीके के 3 या 4 कप्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। दैट रोटेट ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट व्हेन द विंड ब्लोज, ये इस तरीके का एक वर्टिकल शाफ्ट होता है, इसके ऊपर ये राउंड राउंड इस तरीके से टर्न होते हैं। सो द स्ट्रॉन्गर द विंड द फास्टर द रोटेशन, जितनी तेज हवा होगी उतनी तेज ये रोटेट करता है। अ मीटर अटैच्ड एट द बॉटम काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स द एनोमीटर स्पिन इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन कैलकुलेट्स द विंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर नीचे ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मीटर होता है, इस तरफ को है, ये मेजर करता है कि पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार ये रोटेट हुआ, इस तरीके से विंड की स्पीड पर किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है ये इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये विंड वेन इस तरीके से मूव करता है, जिसमें पॉइंटर जो है जिधर की तरफ हवा बह रही है उधर की तरफ पॉइंट होता है, ये इस तरीके से, है ना। यहाँ पर भी सेम ही है। और जो अभी एनीमोमीटर हमने देखा वो इस तरीके से कुछ रोटेट करता है। ओके, और नीचे इसमें मीटर लगा होता है जो हमें डायरेक्शन और विंड की जो स्पीड है वो काउंट करने में हेल्प करता है, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। थिंक अबाउट इट, हैव यू सीन सीड्स लाइक दीज फ्लाइंग इन द विंड, इस तरीके के बीज आपने देखे होंगे। ये एक पौधा होता है जिसमें से कॉटन जैसा कुछ होता है और बीज जो है इसके फ्लो करते हैं ना, व्हाइट व्हाइट आपने उड़ते हुए देखे होंगे इस तरीके के। सो ये क्या है, चलिए आगे देखते हैं। What would happen to the seeds if there was no wind? अगर हवा ना हो तो ये जो विंड अभी ये जो सीड्स अभी ब्लो हो रहे हैं इनका क्या होगा। सो इफ देयर वाज नो विंड द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट प्लांट एंड नॉट स्प्रेड फार। अब जैसे अगर ये पेड़ से ये बीज गिर रहे हैं, अब यहाँ पर पौधा है लेट्स से, सो यहाँ पर ये बीज यहीं गिर जाएंगे अगर हवा नहीं होगी। हवा क्या करती है, इनको दूर बहा कर ले जाती है। सो ये अपने साथ जब हवा ले जाती है तो ये बीज जाकर कहीं और ड्रॉप होता है और यहाँ पर सेम प्लांट ग्रो हो जाता है ना। लेकिन अगर हवा नहीं होगी तो ये बीज यहीं कहीं ग्रो होंगे, ये स्प्रेड नहीं हो पाएंगे। सो इस वजह से ये प्रजाति जो है प्लांट की कहीं नहीं मिलेगी। सो विंड हेल्प्स सीड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस सो मोर प्लांट्स कैन ग्रो इन डिफरेंट एरियाज। इसी प्रजाति के और सारे प्लांट्स ग्रो हो सके अलग अलग एरिया पे। ओके, अब हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी क्या होता है। उमस बोलते हैं ना, गर्मी में कितनी उमस हो रही है, जब बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है तो वो क्या होता है। सो ह्यूमिडिटी इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द वेदर ऑन आवर लिस्ट। हमने 5-6 एलिमेंट्स पढ़े, उसमें से ह्यूमिडिटी 5 पढ़े है ना। सो ह्यूमिडिटी लास्ट है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, यही इतना डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जैसे एयर इतनी दूर के, इसमें वाटर वेपर भाप की मात्रा कितनी है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये भी डिपेंड करता है किन फैक्टर्स पे, वहां का किसी जगह का टेम्परेचर कैसा है, हवा कैसी चल रही है, प्रेशर कैसा है या लोकेशन कैसी है। इस जगह से ह्यूमिडिटी कम या ज्यादा होती है किसी जगह की। वी कैन आंसर दीज क्वेश्चन मोर प्रिसाइसली बाय लर्निंग हाउ टू मेजर ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को हम नापते कैसे हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी नीड टू रिमेंबर आवर साइंस लेसन फ्रॉम ग्रेड 6 अबाउट द स्टेट्स ऑफ वाटर। हमने क्लास 6 में स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था, उसको अगर हम रिकॉल करें दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर। सो ये हमें हेल्प करेगा ह्यूमिडिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं अगर हम सारा याद कर पाए तो। सो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्म में हम ह्यूमिडिटी को नापते हैं। सो एयर दैट वुड कंटेन एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर विच इज इम्पॉसिबल इन नेचुरल कंडीशन इज रेटेड एज 0%, while air saturated with water vapor will have a humidity of 100%. In practice, dry weather has relative humidity
range between 20% and 40%, while humid weather usually falls between 60 and 80% relative humidity. अब इसका मतलब क्या है? देखो, अभी मैंने आपको बताया ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? जैसे ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इतने दूर में जो हवा है, इसमें कितनी ह्यूमिडिटी हो सकती है और अभी कितनी प्रेजेंट है, तो ये कंपेयर करके हम पता करते हैं कि किसी जगह की ह्यूमिडिटी कितनी है। ठीक है, सो एयर दैट वुड कंटेन नो वाटर वेपर इज रेटेड एज 0%, जिसमें कोई वाटर वेपर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल ही होता है एक तरीके से। वाटर वेपर की संख्या जरूर कुछ ना कुछ मात्रा में होती है। सो अगर नहीं है, एक बार को एक केस ले लेते हैं कि वाटर वेपर है ही नहीं, भाप है ही नहीं एटमॉस्फेयर में, सो वहां पर 0% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। लेकिन while air saturated with water vapor will have a humidity of 100%. saturation मतलब क्या होता है? saturation मतलब इतनी दूर की जो हवा है, इसमें जितना वाटर वेपर आ सकता था कि अब तो इसमें जगह ही नहीं है, पूरा अगर फिल है वाटर वेपर से, तो उसको हम बोलते हैं saturation point. ओके, saturation मतलब जब अब लिमिट खत्म हो गई है। ठीक, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। जब इसमें और स्पेस नहीं है और वाटर वेपर नहीं आ सकते, तो उस वक्त ह्यूमिडिटी कितनी होगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। ठीक है, जो अभी प्रैक्टिस में है, तो ड्राई वेदर अगर है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 से 40% के बीच में होती है, और ह्यूमिड वेदर है कि आज बहुत ज्यादा उमस है, तो ह्यूमिडिटी जो है 60 से 80% के बीच में होती है। सो 4 पॉइंट्स यहाँ पर हमने पढ़ लिए। ह्यूमिडिटी किसी भी जगह की एक्चुअल और रिलेटिव यानी कितना हो सकता है उससे कंपेयर करते हैं। 0% कब होगा? जब बिल्कुल भी वाटर वेपर एनवायरनमेंट में नहीं है, जो कि इम्पॉसिबल होता है एक तरीके से, नेचुरल ऐसा कभी होता नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा कि ह्यूमिडिटी 100% है कब? जब वाटर वेपर जो है, इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं है, और इस केस में 100% है, मतलब सैचुरेटेड है, इससे ज्यादा अब आ ही नहीं सकता, तो इतनी ह्यूमिडिटी होगी। फिर ये 2 पॉइंट्स देखे कि अगर ड्राई वेदर है तो ह्यूमिडिटी 20 से 40% के बीच में होगी, और ह्यूमिड वेदर है तो 60% से 80% के बीच में होगी। ठीक, तो ये हो गया ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट। नाउ आगे दिया हुआ है, लेट्स रिमेंबर when water evaporate it causes a cooling effect. आपने देखा होगा, आपको जब पसीना आता है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्मी लग रही है, लेकिन जब आप फैन के नीचे बैठते हैं, जैसे ही फैन चलना शुरू होता है, पसीना ड्राई होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है, तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है, हमें ठंडा ठंडा फील होने लगता है ना। सो इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर एयर में, हवा में पानी की मात्रा ऑलरेडी ज्यादा है, तो मोर ह्यूमिडिटी है। वाटर इवेपोरेट स्लोली, पानी धीरे धीरे भाप बनता है। दिस इज टिपिकली द केस ऑन अ रेनी डे। जैसे बारिश में हम कपड़े रखते हैं सूखने के लिए घर के अंदर ही, है ना, रेनी डे, तो ऐसा थोड़ी है कि कपड़े सूखते नहीं है, सूखते हैं, बट टाइम ज्यादा लगता है ना। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर बहुत ज्यादा है और पानी धीरे धीरे सूख रहा है। अगर एयर जो है वो ड्राई होगी, एयर जो है वो ड्राई होगी, मतलब उसमें और ज्यादा इवेपोरेशन फास्ट होगा। अभी तो एयर ऑलरेडी वेट है, पानी उसमें ज्यादा है ना। सो रेनी डे में क्या होता है, कपड़े सूखने में इसीलिए टाइम लगता है, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट जो है वो स्लो हो जाता है। ओके, नाउ चलिए आगे देखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, वेयर डू यू थिंक ह्यूमिडिटी इज लाइकली टू बी मोर? कहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, कोची और जयपुर? कोची में या जयपुर में? यू माइट गेस दैट कोची हैज हायर ह्यूमिडिटी देन जयपुर। कोची कहां पर आता है? इस तरीके से इंडिया का ये जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर, यहाँ कहीं आता है जयपुर, राजस्थान वाले, और यहाँ पर आता है केरला के पास कोची। तो यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी कि यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या है, कोची को आप समझ सकते हैं, बिकॉज इट इज लोकेटेड नियर द सी। यहाँ पर ओशियन है, सी है ना, तो इसके पास में लोकेटेड है, तो कोची में ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। बट हाउ विल वी नो फॉर श्योर? हम कह तो रहे हैं कि कोची में ज्यादा होगा, लेकिन श्योर कैसे होंगे? ये तो हम अंदाजा लगा रहे हैं, तो ये श्योर कैसे होंगे? इफ वी हैड टू कंपेयर द ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन कोची एंड मैंगलुरु, हाउ वुड वी डू इट? डिस्कस विद योर क्लासमेट। क्लासमेट से डिस्कस करना है, तो इसका क्या आंसर होगा, चलिए देखते हैं। सो कोची इज लाइकली टू हैव मोर ह्यूमिडिटी देन जयपुर बिकॉज इट इज नियर द सी। समुद्र के पास है, तो कोची का जो ह्यूमिडिटी लेवल होगा वो ज्यादा होगा, है ना। टू कंपेयर बिटवीन कोची एंड मैंगलुरु वी कैन यूज अ हाइग्रोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट होता है ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन बोथ प्लेसेस एंड कंपेयर द वैल्यूज। किसी जगह की ह्यूमिडिटी कितनी है उसको मेजर करने के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, जिसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो थिंक अबाउट इट, इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज 52%, दिल्ली में इतना है, कोची में 84% है, इन विच ऑफ द टू प्लेसेस आर वेट क्लोथ्स लाइकली
likely to dry faster, and where are you likely to sweat more, assuming the temperature is the same in both places. अब ये ह्यूमिडिटी दिया हुआ है दिल्ली का, ये कोची का, टेम्परेचर मान लो दोनों जगह का सेम है, टेम्परेचर एक जैसा है, तो बताओ कपड़े कहां पर फास्टर सूखेंगे और पसीना जो है, स्वेट यानी पसीना, ज्यादा आपको कहां पर आएगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं. सो क्लॉथ्स विल ड्राई फास्टर इन दिल्ली. दिल्ली में फास्टर ड्राई होंगे. क्यों? अब देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, दिल्ली में कितना ह्यूमिडिटी है 52% और कोची में कितना है 84, मतलब इतनी हवा है, सेम जगह की हवा हम लेते हैं. दिल्ली में अभी 52 जगह ही भरी है, इतनी ही भरी है, अराउंड हाफ, और कोची में 84% ऑलरेडी भर चुका है, सिर्फ इतनी ही जगह खाली है. सो कहाँ की हवा ड्राई है? यहाँ की हवा ज्यादा ड्राई है, तो जल्दी से पानी सूखेगी और कपड़े जल्दी यहाँ के सूखेंगे एज कंपेयर टू कोची. आई होप इट इज क्लियर. अब यू विल स्वेट मोर इन कोची. कोची में हमें पसीना ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर एयर में ह्यूमिडिटी, एयर में वाटर वेपर की जो मात्रा है वो ज्यादा है, तो यहाँ गर्मी ज्यादा होगी, हमें पसीना ज्यादा आएगा. बिकॉज स्वेट डजंट इवेपोरेट इजिली इन ह्यूमिड एयर. क्योंकि पसीना अगर आ रहा है इस जगह पर तो ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा है, तो हमारा पसीना जो है वो धीरे धीरे सूखेगा. यहाँ पर पसीना जल्दी से सूखेगा, राइट. सो इसीलिए यहाँ पर कोची में ह्यूमिडिटी जो है या स्वेट जो है वो ज्यादा आएगा, राइट. सो आई होप इट इज क्लियर कि ह्यूमिडिटी कैसे हम नापते हैं, क्या चीजें होती हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. वेदर स्टेशन, मौसम के बारे में जहां जानकारी इकट्ठी की जाती है उसके बारे में जानते हैं. एज यू कैन सी वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. हमने देखा कि वेदर किसी जगह का कैसा है उसको नापने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. अ वेदर स्टेशन ब्रिंग ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर. वेदर स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जहां पे सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, मेकिंग इट इजी टू मेजर एंड ट्रैक द वेदर. ये हमें वेदर को मेजर करने में, आसानी से नापने में हेल्प करते हैं. रीडिंग ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स व्हिच हेल्प्स इन मैपिंग एंड फोरकास्टिंग द वेदर. ये हेल्प करते हैं वेदर को नापने में, फोरकास्ट करने में. नाउ नेक्स्ट इज एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन. AWS इसका शॉर्ट फॉर्म है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन. ये क्या है? इट इज अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस वेरियस सेंसर्स. ये सेल्फ ऑपरेट होता है, खुद से ऑपरेट होता है. यहाँ बहुत सारे सेंसर्स होते हैं टू मेजर एंड रिकॉर्ड वेदर. यहाँ पर मेजर करके, नापने के लिए और पता करने के लिए वेदर स्टेशंस पे खुद से यहाँ पर सिस्टम्स होते हैं जो सेल्फ ऑपरेट होते हैं, सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये सारे जो एलिमेंट्स हमने पढ़े, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ पर होते हैं AWS पे खुद से ये सारी चीजें मेजर कर लेते हैं. सच स्टेशंस आर वाइडली यूज्ड इन फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, एविएशन, एविएशन यानी एयरलाइन इंडस्ट्री, ओके, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए सारी चीजें यूज की जाती हैं. प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन. तो सबसे मेन जो यहाँ पर पॉइंट है वो है ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ते हैं. ये जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है ये इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ और जो हाईलाइट, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उसको ही हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा. देखिए ये इसमें ह्यूमन की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सेल्फ ऑपरेटिंग होते हैं. ये वेरियस सेंसर्स यूज करते हैं नापने के लिए. क्या नापने के लिए? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि यूज आते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, एविएशन के फील्ड में, नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग. तो यहाँ पर मैंने एविएशन बताया, एयरलाइन इंडस्ट्री. नेविगेशन मतलब जो सी वगैरह में हम ट्रैवल करते हैं उसको कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. नाउ अब एक फैक्ट दिया हुआ है कि 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने एक AWS ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन स्टैब्लिश किया, सेटअप किया. कहां पर? ग्लेशियर लेक ऑफ सिक्किम. सिक्किम के ग्लेशियर लेक, जो बर्फ से ढकी हुई एक लेक रहती है, वहां पर कितनी ऊंचाई पे? 4800 मीटर अबव द सी लेवल. ये AWS जो है इट प्रोवाइड्स अर्ली इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग वेदर कंडीशन. कैसा मौसम आने वाला है उसके बारे में ग्लेशियर लेक जो सिक्किम पे AWS एस्टैब्लिश हुआ है वो जानकारी देता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिंग द वेदर. वेदर के बारे में कैसे अनुमान लगाते हैं? सो मीटियोलॉजिस्ट जो पर्सन है जो वेदर को स्टडी करते हैं, पार्ट 1 में मैंने बताया था, ये डेटा कलेक्ट करते हैं इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, है ना, जो भी हमने विंड वेन ये सब जो पढ़ा था. ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी जगह का बहुत समय तक ये ऑब्जर्वेशन करते हैं. दे स्टडी द डेटा एंड यूज साइंटिफिक मेथड टू ट्राई एंड प्रिडिक्ट. प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, वेदर कहीं का कैसा है वो अनुमान लगाते हैं. सच प्रिडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज एज क्लाइमेट चेंज मेक्स एक्सट्रीम वेदर. क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा
रहा है आजकल, इंडस्ट्रीज ज्यादा बन रही हैं, इंडस्ट्रीज ज्यादा बनने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ अब कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, गर्मी बढ़ती जा रही है ना। और भी हम ड्रॉट्स देखते हैं, सूखा पड़ता है, फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन देखते हैं, तो सारे क्लाइमेट चेंज के कंडीशंस हैं जिसमें ये जो प्रिडिक्शंस है ये हेल्प करते हैं। मोर फ्रिक्वेंट, बहुत ज्यादा अब हमें ये देखने को मिलते हैं ये ड्रॉट्स वगैरह। एक्यूरेट प्रिडिक्शन है अगर, तो इट हेल्प्स अस टू बी रेडी फॉर सच इवेंट्स। ऐसी कोई भी घटना हो रही तो उसके लिए हम पहले से तैयार हो सकते हैं। दे ऑल्सो एनेबल लोकल गवर्नमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर। लोकल गवर्नमेंट, किसी जगह की जो बिल्कुल लोकल उस एरिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करेगी ऐसी कंडीशंस में, उसमें भी हेल्प मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अगर स्ट्रॉमी वेदर है, आंधी तूफान है, इट इज एक्सपेक्टेड एट सी, फिशरमैन आर वार्न्ड अबाउट वेंचरिंग आउट इन देयर बोट्स। अगर समुद्र के पास का एरिया है, लेट्स से इधर कहीं का है, तो अगर पता है कि तेज आंधी आने वाली है, पहले से ही प्रिडिक्शन अगर हो गया है, ठीक है, साइंटिस्ट ने अगर बता दिया है कि आंधी आने वाली है, तो गवर्नमेंट ऐसा अनाउंस कर देगी कि जो सी फेयरर्स हैं, जो बोट लेकर, नाव लेकर मछली पकड़ने जाते हैं, फिशरमैन्स वगैरह, उनको वहां नहीं जाने के लिए। ठीक है, सो इससे क्या होगा, उनकी लाइफ सेव हो सकती है। पूरे कोस्टल एरिया में हम ऐसी चीजें कर सकते हैं। एंड माइट हैव टू इवैक्यूएट इफ साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड। और समुद्र से अगर कोई साइक्लोन आने वाला है तो हम पहले ही इस एरिया को खाली करवा सकते हैं। इवैक्यूएट करना मतलब खाली करवाना, ठीक है, वहां से एग्जिट करवाना लोगों का, फिर ये खतरा टल जाएगा, उसके बाद फिर से आ सकते हैं यहाँ पर लोग। ओके, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, अगर एक बार मैं समरी कर दूं इस पेज पे जो भी हमने रीड किया है उसका, तो मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो कलेक्ट करते हैं डेटा और इससे वो प्रेडिक्शंस करते हैं जो कि हेल्प करते हैं ड्रॉट्स, फ्लड, साइक्लोन जैसी, क्लाइमेट चेंज जैसी जो कंडीशंस है उसमें हमें पहले से तैयार रहने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ गया, बाढ़ आ गई है कहीं पर, तो वहां पर जो सुविधाएं चाहिए वो वहां पर पहुंचा सकते हैं पहले से, है ना, ताकि प्रिपेयर हो सके डिजास्टर के लिए। जैसे स्ट्रोमी वेदर है तो जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे फिशरमैन है वो नाव लेकर जाते हैं समुद्र में, है ना, सो उनको रोका जा सकता है। या फिर साइक्लोन वगैरह आ रहे हैं तो वो जो कोस्टल एरिया है उसको इवैक्यूएट कराने में, खाली कराने में हेल्प मिलता है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ इंडिया अबव। यहाँ इंडिया का मैप दिया हुआ है। दिस मैप वाज इशूड बाय IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑन 19 मई। ये इस दिन का मैप है। स्टडी द आइकन एंड कनेक्ट देम टू द कंडीशन शोन ऑन मैप। अब यहाँ आइकन देखिए, जैसे ये वाला है, इसका मतलब क्या होता है, थंडर एंड लाइटनिंग। तो ये आपको कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा, है ना। ये देखिए मई का है तो समझिए मई में कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है ना। और ये जो ऑरेंज वाला एरिया यहाँ पे अलर्ट है ना, ये ऑरेंज एरिया जहां जहां दिख रहा है। फिर ये वाला जो आपको एरिया, ये वाला जो कहीं पे आइकन दिख रहा होगा, या इसका मतलब है डस्ट स्टॉर्म, धूल से बड़ी आंधी वगैरह चल रही है तो वो आपको देखने को मिलेगा। ये कहीं पर अगर गर्म है, जैसे यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, हीट वेव है, कहीं ये है तो कोल्ड वेव है ना। सो इस तरीके से हम मैप पे प्रेजेंट करते हैं डेटा को। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर, लेट मी चेंज द कलर। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व हैपनिंग ऑन दैट डे। ये जो अभी हमने मैप देखा, उस दिन क्या हो रहा होगा। व्हाट आर वेरियस वेदर कंडीशन दैट IMD इज अलर्टिंग पीपल टू। कौन सी कंडीशन ज्यादा है, किसके लिए अलर्ट कर रहे हैं, तो इसका एक एक करके आंसर देख लेते हैं। तो जैसे पहला वाला है, सो द IMD इशूड, just wait a minute, the IMD issued alert for various severe weather condition। बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसे हीट वेव चल रहे हैं, हैवी रेन हो रहे हैं, थंडर हो रहे हैं, डस्ट स्टॉर्म्स हो रहे हैं। डस्ट स्टॉर्म्स यानी आंधी चल रही है धूल से भरी हुई, हीट वेव्स हैं, हैवी रेन है, थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग है, हेल स्टॉर्म है, डस्ट स्टॉर्म है। ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ विच स्टेट हैव वार्निंग साइन, कहाँ पर वार्निंग साइन है, तो मैंने आपको दिखाया था अलर्ट्स कहाँ कहाँ पर है ना। सो राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, लक्षद्वीप एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल and southern India shows warning. Then next is which part of India are likely to free from severe weather। कौन सा फ्री है, तो northern states जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, parts of जम्मू कश्मीर and some central region appear safe। नेक्स्ट इज विच स्टेट्स आर लाइकली टू फेस हीट वेव। हीट वेव कहाँ पर देखने को मिल रही है, सो अभी मैंने मैप में दिखाया भी था और आप मैप अपनी बुक में देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ पर, ठीक है। देन व्हाट आर द कॉजेज फॉर वार्निंग इन त्रिपुरा एंड लक्षद्वीप। त्रिपुरा और लक्षद्वीप में क्या है, सो त्रिपुरा में है थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग और लक्षद्वीप में हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है। नाउ
Let's explore, discuss in pairs different situation in which weather predictions are helpful. कैसे situations weather को पहले से अगर predict कर लें तो helpful होता है. एक list बनानी है, and after you have completed it, share it and discuss it with pairs sitting next to you. How many different categories of situations have you been able to identify? So ये सारी चीजें discuss करनी है. तो इसका एक आंसर मैं आपको बता देती हूँ. किस किस situation में weather prediction helpful होता है. अगर daily life की बात करें तो कौन से कपड़े पहनने चाहिए, अम्ब्रेला बाहर लेकर जाना है कि नहीं, तो बारिश का पता होगा तो पहले से हम ये चीजें कैरी करेंगे. फार्मिंग में शोइंग, बीज बो रहे हैं या खेती, अगर बारिश हो रही है तो उस समय हम वैसी फसल लगाएंगे जिसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, या कटाई कब करनी चाहिए फसलों की, कहीं बारिश आके फसलों को खराब ना कर दे, तो ये सब पहले से अंदाजा लगेगा. ट्रैवल करने जा रहे हैं कहीं तो फ्लाइट अगर डिले हो सकती है, सेलिंग या ड्राइविंग कर रहे हैं तो मौसम का पहले से पता हो तो आसान हो जाता है. कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, मान लो शादी का समय है और हमने शादी प्लान की और उसमें बारिश होने लग जाए तो बहुत नुकसान होता है. ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं स्पोर्ट्स के दौरान. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये तो पहले भी बता दिया मैंने, कोई आपदा आ जाती है जैसे साइक्लोन आ जाए, फ्लड आ जाए या हीट वेव आ जाए तो उससे हम प्रिपेयर हो सकते हैं अगर हम पहले से ही वेदर प्रेडिक्शन कर लें तो. नाउ दीज कैन बी ग्रुप्ड इन 5 कैटेगरीज. इनके 5 कैटेगरी हो सकती है, जैसे पर्सनल, फिर एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, सोसाइटी में या इमरजेंसी के केस में हम इन प्रेडिक्शंस का यूज कर सकते हैं. सो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है. एक समरी देख लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन. पहले हमने देखा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टुगेदर डिफाइन द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. ये सारे एलिमेंट्स होते हैं वेदर के जो बताते हैं किसी जगह का वेदर कैसा होगा. देन कंडीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज मेजर यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट. डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज हेल्प अस टू मॉनिटर एंड प्रिडिक्ट द वेदर. ये हमने देखा था इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं अलग अलग तरीके के प्रिडिक्शन करने के लिए. डिफरेंट टाइम और सिचुएशन वन ऑफ द एलिमेंट इज डोमिनेंट. फॉर एग्जाम्पल, कभी जैसे ये प्रेसिपिटेशन है तो कभी ऐसा वेदर होगा जिसमें एक कोई एलिमेंट ज्यादा हो रहा होगा, जैसे रेनफॉल बारिश के समय में है ना, टेम्परेचर गर्मी के समय में, द टेम्परेचर इन मे एंड दिसंबर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन अ साइक्लोन इज मूविंग. सो जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट हमें हर वक्त देखने को मिले, कि कोई स्ट्रांग हो सकता है कोई कम हो सकता है. जैसे विंड व्हेन लू, स्ट्रॉन्ग, हॉट और डस्टी विंड जो बहती है नॉर्थ इंडिया में, मैंने लू के बारे में आपको लास्ट पार्ट में बताया भी था. ठीक है. देन फॉरेस्ट फायर्स आर स्प्रेडिंग, जंगलों में आग लग जाती है. तो ये सारी चीजें डिफरेंट टाइम्स और सिचुएशन के हिसाब से होती है जब कोई एक एलिमेंट डोमिनेंट हो जाता है तब. नाउ वेदर इज क्लोजली लिंक्ड टू क्लाइमेट. मैंने आपको बताया था वेदर और क्लाइमेट लिंक है. वेदर किसी जगह का जब बहुत समय का हम एवरेज करते हैं, कई दशकों का, 30-35 साल का, तो वो क्लाइमेट बनता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, क्लाइमेट के बारे में 3rd चैप्टर में इसमें दिया हुआ है. 3rd चैप्टर का भी पार्ट 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना, पार्ट 2 मैं कवर कर दूंगी जल्दी ही. अब लास्ट में जो बुक की एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए बोल रहे हैं ना, इस बार मैंने ये कोशिश की है कि पहले हम बुक के चैप्टर्स कवर कर लेते हैं सारे, जितने भी हैं 12 हैं टोटल शायद. उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर का तो वैसे एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना चुकी हूँ, बाकी का भी हम तब कवर कर लेंगे. ओके, सारा फिर एक साथ एग्जाम्स रहेगी तो सिर्फ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह बनाने रहेंगे. पहले चैप्टर्स फटाफट कवर कर लेते हैं और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर. तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन देख लेते हैं. अब यहाँ पे हमें मैच देम दिया हुआ है. सो हाइग्रोमीटर क्या था? ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, डी. फिर एनीमोमीटर क्या था? ये हमारा विंड की डायरेक्शन और स्पीड नापने के लिए है. फिर बैरोमीटर क्या था? ये एयर प्रेशर नापने के लिए है. थर्मोमीटर क्या था? ये टेम्परेचर नापने के लिए है. और रेन गॉज क्या था? ये प्रेसिपिटेशन यानी बारिश कितनी है कहाँ पर वो नापने के लिए है. सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. ज्योत्सना इज डिसाइडिंग व्हाट क्लॉथ्स टू पैक फॉर हर स्कूल ट्रिप टू मुंबई इन जून. वो मुंबई जा रही है जून के समय में, तो कैसे कपड़े उसको लेकर जाना चाहिए वो डिसाइड कर रही है. शी लुक्स एट द वेदर फोरकास्ट. फिर वो वेदर फोरकास्ट पे देखती है, विच प्रिडिक्ट 29 डिग्री सेल्सियस. वो इतना टेम्परेचर उसमें बताया जा रहा है. 84% ह्यूमिडिटी बताई जा रही है. हमने कोची का एग्जाम्पल देखा था, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो पसीना बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि गर्मी है, तो कैसे कपड़े उसको कैरी करने चाहिए, आपका एडवाइस क्या होगा? सो वहां तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि फोरकास्ट है 29 डिग्री सेल्सियस और 84% ह्यूमिडिटी, तो एडवाइस ये रहेगा ज्योत्सना शुड पैक लाइट कॉटन क्लॉथ्स. उसको हल्के कॉटन के कपड़े कैरी करने चाहिए, हैट और कैप कैरी करनी चाहिए, वाटर बॉटल कैरी करनी चाहिए. शी शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर स्टिकी एंड स्वेटी वेदर. वहां पसीना आ सकता है तो गर्मी बहुत ज्यादा हो सकती है. लाइट ब्रीदेबल क्लॉथिंग इज बेस्ट. तो हल्के जिसमें आसानी से हम सांस ले सके ऐसे कपड़ों की जरूरत पड़ेगी. ओके, नाउ इमेजिन दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज सेटिंग अप अ
रेन गॉज, अगर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, ग्रुप बनाकर एक रेन गॉज बनाते हैं, सो सम ऑप्शंस दिए हैं साइड के कि स्कूल का वेजिटेबल गार्डन है, टेरेस ले लिया स्कूल की बिल्डिंग का, ओपन ग्राउंड विथ एलिवेटेड प्लेटफॉर्म या कंपाउंड वॉल ले लिया स्कूल का, वेरेंदा ले लिया स्कूल लेबोरेटरी का। ओके, सो इसमें देखिए यहाँ पे क्या करना है। सो आंसर क्या होगा, ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। सो जो ये वाला ऑप्शन है ये सही रहेगा, ओपन ग्राउंड विद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ओपन रहेगा, अनऑब्स्ट्रक्टेड रहेगा, मतलब कोई इसमें रोक टोक नहीं होगी, रेन डायरेक्टली फॉल होगी रेन गॉज के अंदर ताकि नापने में आसानी होगी। एलिवेटेड है क्योंकि उठा हुआ प्लेटफॉर्म है, एलिवेटेड मतलब ऐसा ऊंचा कोई प्लेटफॉर्म है ना। सो वाटर स्प्लैश नहीं होगा, अवॉइड होगा कि पानी जो है वो रेन गॉज के अंदर ही गिरे, नीचे ना बह जाए। फिर इट इंश्योर एक्यूरेट एंड अनडिस्टर्ब्ड मेजरमेंट, यहाँ पर कोई इसको छूछा भी नहीं करेगा तो वो आराम से हम मेजर कर सकते हैं। अदर साइड्स जो दूसरे इसमें बाकी दिए, जैसे स्कूल का वेजिटेबल गार्डन है, कंपाउंड वॉल है या वेरेंदा है, तो ये यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है, मतलब बच्चे आ जा कर सकते हैं, या रॉन्ग रीडिंग हो सकती है ना वेरेंदा में, वॉल में या टेरेस पे। तो सबसे बेस्ट ये वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ दिया है बिलो इज अ चार्ट टेकन फ्रॉम IMD जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसका ये डेटा दिया हुआ है। लुकिंग एट द डेटा अवेलेबल राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट टू रिपोर्ट द वेदर कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन द डेट शोन। यहाँ जो डेट दी गई है उस डेट पे, ये वाली जो डेट है जम्मू कश्मीर के इन एरियाज की, ये जो एरियाज दिए हुए हैं, सॉरी ये जो एरिया दिया है, श्रीनगर, काजीगंज है ना, पहलगाम, इन जगह का ये टेम्परेचर दिया हुआ है या जो भी चीजें दी गई हैं उसके हिसाब से एक रिपोर्ट रेडी करनी है, जैसे न्यूज वगैरह रीड करते हैं ना, सो वो आपको करना है। सो ACT मीन्स एक्चुअल, जो ACT लिखा हुआ है ये है एक्चुअल, NOR मतलब नॉर्मल, DEP इसका मतलब होता है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल अगर इतना होना चाहिए तो इससे कितना अलग गया है। रेनफॉल को RF लिखा गया है। SN मतलब होता है स्नोफॉल। TR मतलब होता है ट्रेस अमाउंट, कितना ट्रेस हुआ। ओके, सो इसके बेसिस पे डेटा रेडी करना है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि श्रीनगर में एक्चुअल 6.5 है, नॉर्मल 8.9 है, डिपार्चर कितना हुआ, मतलब 8.9 होना चाहिए, नॉर्मल है 6.5, तो इसको माइनस करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। देखो 8.9 ठीक है माइनस 6.5, पेन टैब लैग हो रहा है, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ गया 2 है ना, तो इतना अलग हुआ है, नॉर्मल से कम हुआ है तो माइनस में लिखा है, राइट। तो इसी तरीके से कैलकुलेट किया है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ दे देती हूँ किस तरीके से रिपोर्ट आप रेडी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग, हेयर आर वेदर अपडेट फॉर जम्मू कश्मीर ऑन 1 February 2024, क्योंकि हमें इसी डेट की बतानी थी है ना, कि श्रीनगर में इतना टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ, मिनिमम माइनस इतना है, यहाँ पर रेनफॉल देखा गया, हाई ह्यूमिडिटी देखी गई है ना, काजीगंज में, पहलगाम में, सारा यहाँ पर दिया हुआ है, आप चार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो रीजन जो है यहाँ पे ठंडी रहेगी, कोल्ड कंडीशन, हाई ह्यूमिडिटी और लाइट टू मॉडरेट प्रेसिपिटेशन, मतलब हल्की या थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ओके, सो बुक के क्वेश्चन आंसर भी देख लिए, समरी भी देख लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसके साथ हमने चैप्टर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पार्ट इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हर चैप्टर का एक एक पार्ट और मैं बाद में बना दूंगी, जिसमें एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो मैं कराती हूँ, पहले भी कराया है 6th क्लास में, वो मैं कवर कर लूंगी। पहले सारे चैप्टर्स कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.